नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और गंगा में कई पानी बह चुका है। पूरा देश में हंगामा हो रहा है। भाजपा कहीं ना कहीं एक माओस की माहौल में है, तो कांग्रेस खास करके राहुल गांधी खुश है। लेकिन जो असेंबली इलेक्शंस हुआ है, खास करके आंध्र में और उड़ीसा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत की है, और ये कह सकते हैं कि अगर आज केंद्र में मोदी जी का सरकार बच गया तो उसके पीछे उड़ीसा की जनता की बहुत बड़ा हाथ है और जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी कृपा रही। लेकिन जो नवीन पटनायक 25 साल से उड़ीसा में राज कर रहे थे, आज ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ कि पूरा के पूरे उड़ीसा के जनता उनको नकार दिया। पार्लियामेंट में एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजू जनता दल से नहीं आ पाए हैं और 51 असेंबली मिले, जबकि उन लोगों का दावा था कि उनको 100 से ज्यादा सीट मिलेगा। तो उड़ीसा की जो बदलते हुए राजनीतिक परिस्थिति है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसको जानने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, श्री तथागत सतपथी जी। मैं उनको स्वागत करता हूं उदय इंडिया डिजिटल में। आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपना दर्शकों को बता दूं कि तथागत सतपथी जी बीजू जनता दल की 2 बार ढेंकानाल से सांसद रहे हैं, और उससे बड़ा परिचय उनका यह है कि उड़ीसा का जो लार्जेस्ट सर्कुलेटेड उड़िया डेली है, धरित्री न्यूज़पेपर के वो एडिटर है, फाउंडर है, एंड उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे नवीन उनकी माँ उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हैं। और आप सबको मालूम है, जब भी तथागत जी पार्लियामेंट में बोलते थे तो वो सब सुनते थे। तो एक बुद्धिजीवी है। आज हम उनसे जानेंगे, क्योंकि उड़ीसा का राजनीति को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और रोज रोज आपकी संपादकीय को लोग पढ़ने के लिए वेट करते हैं कि आज धरित्री ने क्या लिखा। पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं तथागत जी कि 25 साल के बाद लोगों ने ये जो अपना मत दिया है, ये एकदम से लगता है कि शॉकिंग है। आप जनता का इस मतदान को कैसे लेते हैं और ये क्या मैसेज है नवीन बाबू के लिए, उड़ीसा के लिए? दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने मुझे आपके प्रोग्राम में शामिल किया है। मैं ग्रेटफुल हूँ। देखिए, नवीन का पॉपुलैरिटी मेरे ख्याल से कुछ बड़ा है, कमा नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं, उड़ीसा के लोग, वो नवीन पटनायक को एक तरह से प्यार करते हैं। वो नवीन पटनायक को कभी घृणा नहीं करते हैं। और नवीन जी का जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है वो बड़ा पॉलिश्ड है, बड़ा अपर क्लास। मैं कास्ट नहीं बोल रहा हूँ, अपर क्लास जी, अपर क्लास पॉलिटिक्स है। और उड़ीसा के लोग भी उनको उसी कारण पसंद करते हैं। लेकिन इस 5-6 साल से कुछ हर चीज में शायद ऐसे होता है। आप अगर सब्जी लाके घर में रखते हैं, आप इवन रेफ्रिजरेटर में भी रखेंगे, तो कुछ दिनों के बाद वो केला हो या सब्जी हो, वो भी काला हो जाता है, फिर वो खाने लायक नहीं रहता है। अच्छा, तो पॉलिटिकल एंटिटीज, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का भी यही है कि आप कितना बढ़िया रेफ्रिजरेटर लाइए, नवीन पटनायक जैसे रेफ्रिजरेटर भी लाइए, तब भी इन लोगों को संभालना, इन लोगों को एक लेवल पे रखना, it is a very difficult task. But Naveen ji is probably a rare person who was capable
of handling all these disparate vociferous elements. और उनके खिलाफ भी जो पार्टीज हैं, पहले कांग्रेस हुआ करती थी, अब भाजपा है, अगर आप उनको नवीन पटनायक के बारे में बोलेंगे शायद ही वो नवीन पटनायक को अटैक कर पाएंगे, नहीं किए हैं इतने सालों से। मैं तो उस पार्टी में 2019 तक था, अभी मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है कभी नवीन पटनायक जी को किसी ने अटैक नहीं किया। जो किया है उनके मिनिस्टर्स को अटैक हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स को अटैक हुआ है। लास्ट 5-6 इयर्स में हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी का एक अपर हैंड आ गया उड़ीसा में। कुछ, वो भी एक लार्ज स्केल ब्यूरोक्रेसी नहीं, कुछ मुस्लिम लोग, कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल, यस, वो नवीन जी के चारों तरफ घेर गए और पार्टी को कब्जा करने को ट्राई किया, पर वो भूल गए कि पार्टी इज नॉट द एंड ऑल एंड बी ऑल। वही पे खेल खत्म नहीं होता है। पार्टी के बाद भगवान है। भगवान कौन है? भगवान आम पब्लिक है, आम वोटर है। तो जब तक क्षमता थी तब तक तो ये खेल रचा दिए, खेलते रहे, फुटबॉल एक तरफ से ही गोल करने लगे। लेकिन जब ओपोनेंट का टीम आके नेट के पीछे खड़े हो गए वो लोग, तब उनका बुद्धि गर्म हो गया। सिंपल। इसमें मेरे ख्याल से, मैं जितना समझता हूँ, अभी मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बट इसमें नवीन जी का कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होगा। क्योंकि आज अगर नवीन जी बोलेंगे कि मैं पांड्यन को एक्सपेल करता हूँ और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को रिफर्बिश करता हूँ, 3 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आप देखिएगा बीजेडी का एक रिसर्जेंस होगा। इसका रिसर्जेंस इसलिए होगा, ये कोई बीजेडी किसी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री इस पे डिपेंडेंट नहीं है। ये जो पार्टी है, ये पार्टी उड़ीसा लोगों का पार्टी है। ये पहले दूसरे नाम से जाना जाता था और 2018 से ये बीजू जनता दल के नाम से जाना जाता है जी। सो ये इवॉल्विंग पार्टी है, उड़ीसा लोगों का है। अब कोई रहे ना रहे, ये पार्टी इट विल सर्वाइव। बट whatever you said, people had reposed faith on Naveen Patnaik. Don't you think that he has harassed the public and somehow people's hope and aspirations are not taken care of? Yes, and I agree. For that, Naveen Patnaik is responsible for that? Of course, as the head of the family, जब आपका बच्चा जाके बाहर रात को देर तक सिनेमा देखता है या स्क्रीन के पास बहुत टाइम बैठता है या शराब पीता है, तो आप हेड ऑफ द फैमिली जैसे आप जरूर रिस्पॉन्सिबल होंगे, वेदर यू लाइक इट और नॉट। सो ही इज रिस्पॉन्सिबल। उनको कोई एब्जॉर्व नहीं कर सकता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। आज जो दुर्गति शब्द हिंदी में है, दुर्गति। So if you see a, you can speak in English, no issue. Thank you. If you see a backlash, that backlash, of course, every political head is responsible. Of course, there is no doubting that factor. So, yes, he is responsible, squarely responsible. There is no doubt about that. But I think people in Odisha are still not angry with Naveen Patnaik so much as they are upset with Mr. V.K. Pandian and the clique that surrounded Naveen Babu. But why did he allow them to surround him? That can be a question that you can ask, I can also ask. There was no reason. He has no weakness. He is not a corrupt man. ये नहीं कि उनके पास पैसा छुपाया गया है, वो उनका डर है. Nothing like that. So why was he allowing them? That is a very vital question. And that is as much for you as for me to guess why did he allow. I have no, मेरा कोई अंदर का information नहीं है, so I will not be able to
shed light on that. But yes, he is responsible, no doubt about it. आपने अभी अभी कहा है कि ये पार्टी जो है जनता की पार्टी है, लोगों ने इसको बनाया और नवीन पटनायक इज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन एंड ही इज ए वेरी पॉपुलर चीफ, ही वाज ए वेरी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर। बट वो व्हाई ही फेल्ड टू इंस्टॉल ए सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप फ्रॉम एनी कैडर एंड नोइंगली he depended on a single politician, a single bureaucrat. Do you think that it was knowingly Naveen Patnaik did this to finish BJD after him? See, I am not an apologist for Naveen Patnaik. Please be very clear. I am not explaining on behalf of Naveen Patnaik. I am an outsider observing the political situation. On one hand, what you are saying could be correct. He does not want anybody else to succeed, wants the party to go to hell, to disintegrate. Possible. Yes. I will not rule it out. On the other hand, how I have seen him some years ago, now I do not know how he has metamorphosed, but when I had seen him, he was a true Democrat. True Democrat means when I was chief whip of the Biju Janata Dal in Lok Sabha, I was in parliament for 4 terms, and all thanks to my political party Biju Janata Dal. When I was a chief whip, not once, except one instance during demonetization, when he called me in the morning and he said, "Tathagata Babu, you shall not speak on demonetization." Somebody else, he gave a name, he said that person will speak. So later on I found out that there was a call from Arun Jaitley ji. He did not want me to speak because obviously I would oppose the demonetization, which I do even now. And he requested Naveen ji कि तथागत को बंद कराइए, XY को दीजिए, तो उन्होंने दिया। one single instance where he intervened. Otherwise, that means you also mean to say that there was no democracy or independence about anybody's opinion. He was not accepting within BJP. Can you say? No, he was. That is what I'm telling you. Except this one instance, he has never interfered with the parliamentary party. Never. I am witness to it myself. I am talking about up to 2019. बाद में क्या हुआ I don't know. But till I was there, he never interfered. He was a true Democrat. He gave us full freedom, complete freedom. I could get up and speak anything unlike other parties which always used to get slips. You know, whether they were pro-BJP or they were anti-BJP, they were always getting slips and they only could read from there. But BJD and all our members, if you ask not only me, you can ask whoever, because most of the former BJD members are now in BJP, so they can always be asked. That is also another interesting factor, that we're happy that the BJD people are back in BJP, and it is the same faces. So I'm sure there will not be a lot of difference in the style of governance in Odisha. But he never interfered. वो पूरा इंडिपेंडेंस दिया करते थे। But sorry, I am interpreting. If you look, because you are a veteran journalist, if you look at his career, 25 years, see, you have seen that he has taken ruthless decisions against and you know very well who are friends and who are foes, and he has given tight slap to his veterans. You know, he has finished a political class totally. He has finished Vijay Mahapatra, Nalin Mahathi, Ramakrishna Patnaik. किसी को भी वो लगता था उनको कि ये हमारा दुश्मन बन सकता है पार्टी में आ सकता है, सबको फिनिश किया। सो टू सो प्यारीमोहन महापात्र हुआ जो ऑल्सो सेक्रेटरी टू बिजू पटनायक, उन्होंने एक समय पे सरकार चलाते थे, उनके ऊपर भी एक्शन लिया, सब कुछ किया। मैं इसलिए जो पहला सवाल आपको पूछा था, अभी व्हाई नॉट he didn't take any action against the bureaucrat for whom whole Odia people are unhappy. That is why.
You were as much surprised as I am, because Yeah, those who know Naveen Patnaik's character, we are all yeah, surprised. Why is he so helpless? yeah, Everybody was supporting him. So yeah, it is surprising even for me, just as yeah, Deepak ji, you are also wondering that he yeah, was ruthless. He could finish people. What happened? Where is the old character of Naveen Patnaik? yeah, So yes, उसमें भी सबका मन में यही क्वेश्चन है कि क्यों नहीं किया उन्होंने, क्या रोका yeah, उनको। वो आदमी क्लीन है, मेरे जहाँ तक जानकारी है, वो आदमी बिल्कुल करप्ट नहीं है। उसको कोई मतलब ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ मनी और थिंग्स, और उसको yeah, कुछ चाहिए नहीं। ही लिव्स अ सिंपल लाइफ, and you can say a simple life in a palatial house, but that is not his house, it is his father's house. yeah, But he lives a simple life, but and he has no attraction so much to material things. But another thing I'll tell you, that if you see any regional satire, why regional? Look at national parties, look at the BJP, look at the Congress, look at all of them. yeah, Whoever is the boss has to be the boss, because we are a feudal society. आप ये भी थोड़ा समझिए, हमारे जो political class है, they are a feudal class. So unless you see Modi ji, you take his character, unless he built himself up as a strong man, he couldn't have lasted this 10 years unquestioned. अब now after 10 years, India के लोग तो question पूछेंगे ही. So they will ask questions. When he could not answer, they cut that also into size. But they cut Naveen Patnaik more into size because they gave him all that he wanted and more. yeah, And they couldn't also. I think the average voter in Odisha till now does not know why Naveen Babu was weak. Why couldn't he take action against Mr. Pandian? So it is for you and me to guess. yeah. It's a difficult question. Yeah, and another thing is Naveen Babu had got a very good rapport with Atal Bihari Vajpayee. He had an alliance and he had a very clean image. Also, after 2014, even if there was no alliance with Bharatiya Janata Party, still he was having a very good rapport with Narendra Modi also. But till 2024 elections, general elections, they had got a good rapport, and Naveen Patnaik supported many bills at the parliament. Everything All was bills, good. all All bills. And what happened really? Because Naveen Babu also wanted the alliance with BJP, and there was a talk going on. What happened all of a sudden? That alliance didn't happen, and all the senior leaders, starting from Prime Minister to Home Minister and senior BJP leaders, they all attacked Naveen Babu. Naveen Babu's government criticized his policies, and they criticized his administrative failure, and they criticized a bureaucrat even. What happened all of a sudden? Why did the दोस्ती कायम क्यों नहीं हो पाया? What happened? I क्या हो think सकता है? the BJP found the Achilles heel. अब Achilles heel तो सब जगह है. अब you saw that happening in Delhi now. You saw it in a bigger way in Odisha. So the initial mistake of giving a free rein to bureaucrats cost a lot of political mileage. So the BJD actually lost the political initiative in Odisha and at a national level. That is why it became zero at the national level. Except some few members in Rajya Sabha, it is of no consequence today. Yes. But it Yeah, should. I don't know. I mean, it has been an experience for that party, I think, and I hope they learn, and I hope they evolve. If they don't evolve, then time will consume them. Chronos will come, and
and once Kronos comes, then things disintegrate, a new thing may come up, but a new party will come up, a regional party will come up. मैं इन ब्रीफ आपसे जानना चाहता हूँ कि 25 साल की सरकार था एंड जिस समय नवीन बाबू ने टेक ओवर किया सुपर साइक्लोन के बाद द स्टेट वाज रियली इन ए डिजारे एंड इन हिज लास्ट 10 years because of the Parikrama Prakalpa as the Puri Jagannath temple, there was a lots of criticism of this, and his government was instrumental in reviving many temples. The state government had given huge money to revive different temples. That also didn't click. आप क्या कहेंगे 25 साल में उड़ीसा के लिए नवीन बाबू कितना किया, कितना उनका कमी क्या रहा, उनका व्हाट इज द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ नवीन बाबू इन उड़ीसा? देखिए, उड़ीसा का डेवलपमेंट यू आस्क एनी किसी एवरेज उड़िया आदमी को पूछिए, सभी आपको बोलेंगे कि उड़ीसा में डेवलपमेंट हुआ है, प्रगति जरूर हुआ है, बट ये सिर्फ प्रगति से शायद नहीं चलता है। ये एक रिमाइंडर बन गया उड़ीसा, आपका पॉलिटिकल नैरेटिव भी बहुत जरूरी है। So BJD, मेरे ख्याल से BJD lost the political narrative because politicians were not allowed to come up front. जैसे किसी ने भी कभी नहीं पूछा पार्टी के, शायद मैंने तो कभी रिपोर्ट में पढ़ा नहीं, कभी किसी टीवी रिपोर्ट न्यूज में भी नहीं देखा, कहीं भी आलोचना के समय किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया कि You mean to say there was no internal democracy in BJD? See, after 2019, actually, I do not know क्या हुआ है, because I was not part of the party. I do not attend their meeting, so मुझे नहीं मालूम 2019 के बाद क्या हुआ है। पर 2019 तक मुझे मालूम है, हम लोग जो थे उधर, we also had our own strengths and we had our own weaknesses. And Naveen Babu respected everybody. He never demeaned, he never belittled anybody. पर 2019 के बाद क्या हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम बाहर से जो देख रहे हैं, शायद ये किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि ये क्या हो रहा है पार्टी में, Why are we kowtowing to the BJP? ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व इन्होंने ट्राई किया इधर, वो बैकफायर कर गया। लोग पोस्टमैन के थ्रू पोस्ट ऑफिस में क्यों जाएंगे, डायरेक्ट चले गए पोस्ट ऑफिस में। सॉफ्ट हिंदुत्व करने से इनका पॉलिटिकल नैरेटिव चला गया, इनका एक अलग सा नैरेटिव था। दिस रीजनल पार्टी हैड इट्स ओन नैरेटिव, वो खो गया। नवीन बाबू वाज फेमस फॉर freebies also, freebie schemes also. जी, that also didn't work. Why? See that one of the reasons could be that people take certain things for granted. कि ये तो मिलना चाहिए हमको। They do not realize that schemes are also dependent on the government. And when you want a change, कुछ तो आपको अगर बदलाव चाहिए तो कुछ तो आपको मुश्किलें होंगी, कुछ तो आपको ट्रबल्स होगा। So that probably people took it for granted, and but they opted for a change. So I personally feel, ये मेरा सोच है कि चेंज, बदलाव जो है वो बहुत जरूरी है सब जगह, सिर्फ स्टेट्स में नहीं। जैसे यूपी वालों ने दिखाया कि उन्होंने चेंज के लिए वोट दिया, उड़ीसा के लोगों ने भी उसी तरह चेंज के लिए वोट दिया। तो आप आम वोटर को कभी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, वही भगवान है और कोई भगवान नहीं है इस देश में, इस पृथ्वी में। दे आर द गॉड्स। And as a chief minister, how much mark you can give to Naveen Patnaik out of 10? As a chief minister means administrative, political, social. Overall. See, you cannot give a chief minister on an overall thing, because a chief minister has a variety. Basically, the chief minister will be known for his policies, administrative reforms and pro-people policies. Yes, sure.
So pro-people policies, if you take, I would give him 9.5 out of 10. Okay. Or 9 out of 10. Okay. If And if I will ask about his political, if I will ask about his political acumen. Political acumen ठीक है, but if you are talking about political narratives and how to face political onslaught, I would give him 2.5 out of 10, 3. Okay. So हम again मैं फिर से पहला तो मैं फिर से वही वाली बात पे आता हूँ। शायद ये मतलब आप हमारा दर्शकों को फिर से क्लियर करेंगे। मैं चाहूँगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या क्लियर करूँ, आप तो ज़्यादा जानते हैं। क्या है कि बिजू जनता दल को उनके बात वो देखना नहीं चाहते थे। शायद ही वो एक ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट है, जिसको पूरे लोगों ने, पूरे केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने एक तमिल ऑफिसर के नाम पे चर्चा किया और लोगों ने नकार दिया। चर्चा था नहीं, प्लीज आपके दर्शकों को पूरा पिक्चर मालूम होना चाहिए। वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम कहा गया, पर अदरवाइज जब मिस्टर पांड्या ने रिजाइन किए, शायद ही ऐसा कोई IAS ऑफिसर होगा जिसको 48 आवर्स के अंदर सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 48 आवर्स के अंदर रिलीज किया होगा। आई डाउट। यस। सो लेट अस नॉट टेक द इलेक्शन पीरियड। जो इलेक्शन पीरियड में हुआ वो तो अलग बात है, वो कैंपेनिंग था, बट अदरवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली सपोर्टेड मिस्टर पांड्यन। The bureaucrats of the Prime Minister's office completely supported the gentleman. Yeah. So much so that one of the persons who is now a union minister, important union minister in last Modi cabinet and even in probably अगर जगह मिला तो फिर बन सकते हैं cabinet minister. He has been twice sent to the Rajya Sabha from Odisha. So there was a tacit understanding. अब मुझे नहीं मालूम वो अंडरस्टैंडिंग का क्या हुआ, वो टूट गया, कैसे टूटा। अंडरस्टैंडिंग तो पूरा था, दोनों कॉम्प्लिसिट हैं, कोई इसमें इनोसेंट पार्टी नहीं है। ओके। लेकिन ये सबके बावजूद भी लोगों ने नकार दिया। फिर भी इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद नवीन पटनायक जी ने कहा कि हमें अपने किसी फैसले पर शर्मिंदा होने का जरूरत नहीं है, हमें किसी बात का पछतावा नहीं है। ये जो बयान है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ये अपना विधायक को कहा, उनका इशारा साफ तौर पर पांड्यन को अघोषित रूप से सत्ता की चाबी सौंपने पर था। अगर उन्हें इस बात का पछतावा नहीं है तो ये ओडिशा की जनता का भारी अपमान है। क्योंकि मैंने खुद ओडिशा में जब घूम रहा था, लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने इस बात को दर्शाया है, जिसमें सबने पांड्यन को बताया, आउटसाइडर बताया, उनके खिलाफ बयान दिया। पांड्यन आए तो हम उनको मार देंगे। आपने भी मीडिया में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, देयर वाज ए ह्यूज रिजेंटमेंट अगेंस्ट पांड्या। क्यों फिर से नवीन बाबू उनको बचाया? इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद भी ये जो बयान दिया उन्होंने विधायक दल की बैठक में, इसको आप कैसे लेंगे सामने? ये तो नवीन जी खुद बताएंगे। Who am I to speak on his behalf? मैं उनका ब्रीफ नहीं पकड़ा हूँ, मैं उनका लॉयर नहीं हूँ, बट लेट अस सी। टाइम heals everything, time changes everything, and what has been done now, it is in the heat of the moment। अभी गर्मी बहुत है, मतलब ये टेम्परेचर गर्मी नहीं, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल गर्मी। सो इस बीच में कुछ कहा गया, इलेक्शन के टाइम कुछ कहा गया। वैसे तो हमने सब जगह देखा है, कांग्रेस किसी को गाली देता था, फिर उसके साथ समझौता कर देता था। मोदी जी किसी को कल गाली दे रहे थे, फिर आज समझौता कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनको फोन कर रहे हैं, उनसे सपोर्ट का लेटर मांगना पड़ रहा है। अब
सोचिए ना किस तरह का। वो तो एक पॉलिटिक्स में होता है, अलायंस पॉलिटिक्स में होता है, पर यहाँ तो एक जिसके चलते आप बर्बाद हुई है और आप उसी को बचा रहे हैं, ऐसा क्या स्वार्थ है। और दूसरा, अभी भी आप देखेंगे नवीन बाबू पांड्यान को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन पांड्यान जो है अभी उनको छोड़कर गायब हो चुके हैं। क्योंकि आपने देखा जब वो राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने गए थे तब भी पांड्यान उनके साथ नहीं थे, और जब विधायक दल की बैठक हो रहा था तब भी पांड्यान मौजूद नहीं थे। तो जब हर पल में जो आदमी साथ में खड़ा रहता था, उठता था, सोते थे, क्या माना जाए कि सत्ता जाने के मतलब रिश्ते खत्म हो गए, या फिर जो खबर आ रही है कि वो मनी मैनेजमेंट और करप्शन जो सबूत होगा उसको छिपाने में लगे हुए हैं। क्या सच मानते हैं आप? मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे समझ में इतना आता है कि देखिए, आप बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन लोग देखते हैं आप क्या कर रहे हैं। योर एक्शन स्पीक, नॉट योर स्पीच। तो बोलने में तो कोई कुछ भी बोल सकता, मैं भी बोल सकता हूँ मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊंगा, पर सचमुच में मैं जा सकता हूँ क्या? मैं ऊपर पहुंच सकता हूँ क्या? जिंदा रह सकता हूँ क्या? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर स्पोकन, बट देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर एक्टेड आउट। सो वी विल हैव टू सी कि क्या हो रहा है। आप जैसे ऑब्जर्वर है, मैं भी वैसे ऑब्जर्वर हूँ। मैंने तो पहले भी बताया, मैं किसी का एपोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मुझे किसी ने नहीं भेजा। आपने ये दीपक जी मुझे बुलाया स्टूडियो में, मैं आ गया। बट मैं यही समझता हूँ कि बोले कुछ भी, काम क्या हो रहा है ये 2-3 महीने में क्लियर हो जाएगा। जी, अभी एक चीज और भी देखा आपने, मुख्यमंत्री जी ने इतने पॉपुलर है, वो उनको एक साधारण नेता ने हरा दिया कांटाबांजी में। मैंने हिंजली काट गया, हिंजली काट में मैंने देखा 2000-2500 घरों में ताला लगा हुआ है, और वहाँ भी लोग नाराज है। वहाँ भी दादन करने के लिए लोग सूरत, बम्बे इधर उधर भाग रहे हैं 2.5 दशक की सरकार के बाद, और मुख्यमंत्री भी हार गए हैं वहाँ पर। ऐसा क्यों हार गए? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आपने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत पॉपुलर है, मुख्यमंत्री कैसे हार गए, वो भी वेस्टर्न ओडिशा में? वहाँ नहीं, मैंने कब कहा पॉपुलर है? मैंने कहा आज भी लोग उनको पसंद करते हैं। पॉपुलर मतलब मैं वोट पॉपुलैरिटी में नहीं बोल रहा हूँ। वोट पॉपुलैरिटी तो नहीं मिला उनको, तो प्रमाण है आपके सामने, मेरे सामने, पूरे देश के सामने, फुल वर्ल्ड नोज अबाउट इट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वोट। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पॉपुलैरिटी एक अलग चीज है, जिसमें आपको वोट मिले उस तरह। तो सिमिलरली आपको लोग पसंद करेंगे एज एन इंडिविजुअल, दैट इज सेपरेट। आई सेड दैट। बट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली बीजेडी हैज लॉस्ट पॉपुलैरिटी, इसमें तो डाउट नहीं है, इसीलिए तो हारे। नहीं तो आप क्यों हारते? तो इन्होंने, पार्टी ने कुछ गलती जरूर किया होगा, तो लोगों ने पनिश किया। अब वो क्या गलती है वो तो सबको मालूम है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, ये तो एक दिन का गलती नहीं है। So people have punished for mistakes. They punished everybody. Yeah. And whomever, you see, they had punished Congress in 2014. अभी फिर कांग्रेस near about 100 के सीट पे आ गया। अभी अखिलेश जी को, ममता मैडम को, इन लोगों को क्रेडिट मिल रहा है। बट if they commit mistakes in future, they may also get punished. किसको मालूम? I don't know the future. तो पॉलिटिक्स में जो गलती करेगा उसको तो भुगतना पड़ेगा। See, the situation within Biju Janata Dal is like there may be lots of internal squabbling inside the party. Why I am telling so? Since last 2 days, BJD wants to make the leader of opposition, and I came to know, I have got informations that no one is ready to be leader of opposition, because whoever will be the leader of opposition, they have to face the ear of Biju Patnaik, because you know lots and lots of corruptions and allegations are against the government. So at this situation, do you think that this party will survive?
But leader of the opposition would obviously be Navin Patnaik, no? I don't know who else. No, they are. Navin Patnaik himself is talking to 2-3 persons to become the leader of opposition, and they have discarded their offer. Nobody wants to be the leader of opposition, and there is a huge resentment inside the party also. News is coming, so informations are coming. So resentment against whom? किसके against? नहीं, resentment means there is तो जो नेता लोग है वो आज भी नाराज है कि अगर सिचुएशन चेंज नहीं हुआ आगे पार्टी कैसे चलेगा, क्या चलेगा, पार्टी कौन चलाएगा। नवीन बाबू का एज फैक्टर है, पांड्यान गायब है, तो ऐसा स्थिति में पार्टी कैसे बचा रहेगा। जो आप बोल रहे हैं, आप तो सिर्फ वही गाना गा रहे हैं, आप वही लोग चेंज करेंगे जो रिजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर वरीड कि इस तरह से नहीं होगा, सो दे वांट अ चेंज, तो चेंज करेंगे। वो लोग भी केपेबल हैं, दे आर ऑल वर्दी पीपल, दे आर ऑल पॉलिटिकल पीपल, दे आर ऑल रिस्पेक्टेबल पीपल। जैसे बीजेपी में भी रिस्पेक्टेबल, बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं, उसी तरह बीजेडी में भी बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं, कांग्रेस में भी हैं। कोई कभी हार जाता है, कोई जीत जाता है, दैट इज अनदर मैटर। बट ठीक है, दे आर ऑल पॉलिटिकल पीपल एंड आई रिस्पेक्ट पॉलिटिकल पीपल मोर देन ब्यूरोक्रेट्स। I have nothing against bureaucrats, but I think everybody's role is defined. Like I was very surprised when a judge from the Calcutta High Court resigned, and the next day he joined a political party and took a ticket and started campaigning. So that kind of a thing I cannot digest. I think it is very wrong. अगर आपको एक responsibility दिया गया है, आप उसको निभाओ ठीक से. Don't be इधर उधर, यू आर सपोज टू बी न्यूट्रल। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को एक दिन में ज्वाइन किए, इसका मतलब जितने दिन आप जजशिप कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे? आप एक्चुअली आप पार्टीजन हुए थे, आप नॉन पार्टीजन का दावा नहीं कर सकते हैं। उसी तरह अभी जो लोग बीजेडी में हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह पार्टी के फ्यूचर को बनाएंगे। अगर वो बना पाएंगे तो ये पार्टी सरवाइव करेगा। इफ दे कैन नॉट डू इट, अगर वो हार जाएंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसका जवाब तो समय ही देगा और खूब शीघ्र उसका क्लियर हो ही जाएगा। अब राज्य में जो है भारतीय जनता पार्टी का पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार आया है, एंड भारतीय जनता पार्टी कि जो लोग बीजेपी के जीत के आए हैं वो सब लड़ के आए हैं और सब काबिल लोग हैं। तो वो लोग भी एक अपना सपना देख के आए हैं कि हम उड़ीसा को किस तरह बनाना चाहते हैं। तो उड़ीसा के लोग, हम लोग सब उसको देखने के लिए हम व्याकुल हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले कह दिया कि बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना को बंद करेंगे, सेंट्रल हेल्थ स्कीम को लागू करेंगे, रत्न भंडार को खोलेंगे 24 घंटा 48 घंटा के अंदर, श्री मंदिर में 4 दरवाजा जो है द्वार है उसको खोलेंगे। ये तो सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ये है। लेकिन एज ए सीनियर जर्नलिस्ट एंड एज ए एनालिस्ट, व्हाट डू यू थिंक, what would be the major challenge before the BJP government that would be installed in the state of Odisha? See, I do not believe that infrastructure alone can give all-round development. Yeah. There is, Odisha needs a lot of attention for education, शिक्षा के क्षेत्र में, health के क्षेत्र में। तो बहुत काम है करने के लिए। सिर्फ रास्ता बन जाए, इलेक्ट्रिसिटी लग जाए और स्वयं सहायक गोष्ठी का घर बन जाए और सबको प्रधानमंत्री आवास योजना मिल जाए, उसी से लोग खुश नहीं हो रहे हैं। लोगों को एक क्वालिटेटिव डेवलपमेंट भी चाहिए। क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट? क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इज योर ह्यूमन डेवलपमेंट, योर नॉट जस्ट ह्यूमन इंडेक्स। आपका जो मैंने जो बोला, आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये एक साल में 6 महीने में कोई नहीं कर सकता है, बट
एक ड्रीम, एक रोड मैप तो बनाए। एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, आपका अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप माइनिंग का क्या करना चाहते हो? आप 2-3 बड़े कंपनीज को सब माइन दे सकते हो, दैट इज वन वे। दूसरा वे है कि आप उड़िया यूथ को लेके कोऑपरेटिव्स बना के छोटे छोटे माइंस उनको दो, कुछ पैसा रोटेट करे स्टेट में, ताकि यू नो दी मनी, दी coffers don't go outside उड़ीसा, they stay in the state। और कुछ पैसा जब यहीं सर्कुलेट करेगा, लोग घर बनाएंगे, लोग गाड़ी खरीदेंगे, लोग मेडिकल केयर ढूंढेंगे, लोग बेटर स्कूल्स चाहेंगे, लोग अच्छा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहेंगे, तो धीरे धीरे वो इकोनॉमिक चर्निंग होगा। एंड देन दैट ऑल्सो ब्रिंग्स इन वेल्थ टू द कॉमन मैन। सो किस तरह जो नए लोग आए हैं, जो नए विधायक आए हैं, जो मुख्यमंत्री बनेंगे, जो मिनिस्टर्स बनेंगे, जैसे गवर्नमेंट को चलाएंगे, उससे पता चलेगा। उसको हम 1 साल के बाद ही रिव्यू कर सकते हैं। उनको तो फिर टाइम देना पड़ेगा, वो कैसे एडजस्ट करते हैं, उन्होंने क्या देखा कैंपेन के टाइम, उससे पहले जब वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में थे उन्होंने पब्लिक का क्या देखा। क्योंकि यहाँ सिर्फ वो जय श्री राम जय जगन्नाथ बोलने से नहीं चलेगा। उड़िया लोगों के लिए वो बड़ी बात नहीं है। वो सब नॉर्थ इंडिया में भी नहीं चला, यहाँ क्या चलेगा? तो उससे नहीं होने वाला। ये हम लोग ऐसे क्राउड ही नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे क्वालिटेटिव चेंज, जो मैंने आपको बोला, और वो एक ऑल एनकम्पसिंग चेंज है। तो वो किस तरह नया लीडरशिप हैंडल करेगा, वो लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे, लोग डिसाइड करेंगे, जनता जनार्दन डिसाइड करेंगे। एंड करप्शन भी एक बहुत बड़ा इशू आपको नहीं लगता है? 25 साल में पूरा भारत में अलग अलग जगह पे करप्शन को लेके मोदी सरकार ने इतना एक्शंस लिया है। 25 साल में उड़ीसा में भी बहुत सारा इंसिडेंट्स है, एलिगेशंस है। आपको लगता है कि अब खुद स्टेट में बीजेपी आने के बाद बीजेपी विल डेयर टू रिवील द ट्रुथ? 10 साल में तो उड़ीसा में कहीं किसी के ऊपर ईडी रेड नहीं हुआ, सीबीआई रेड नहीं हुआ। इसके लिए तो मैं फिर केंद्र सरकार को दोषी करूंगा। अगर करप्शन के बारे में उनको पता था, तब तो मानो उनका बीजेडी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग था, अब तो कोई है नहीं। इसका मतलब दीपक जी आप सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो करप्शन को हम छुपा देंगे या हेल्प करेंगे छुपाने। पॉलिटिक्स में तो क्या है कि उनके बिल को उन्होंने सपोर्ट किया, तो हो सकता है कि वो के साथ ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपका मेरा पॉलिटिकल फ्रेंडशिप हो सकता है, आपका मेरा पर्सनल फ्रेंडशिप हो सकता है, लेकिन अगर मैं करप्ट हूँ तो आपको सहना नहीं चाहिए, अगर आप करप्ट हैं मुझे नहीं सहना चाहिए। अगर इनको मालूम था तो बीजेपी इसका मतलब अपने सुविधा के लिए वो कर रहा था, वो चुप बैठे थे। अब you are heading media house, you are heading a media house। सुनिए, उड़ीसा के लोग भी तो पूछेंगे दीपक जी कि आप लोग तो 10 साल से पावर में थे दिल्ली में, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? What were you doing? Why didn't you act? अब कहाँ से आप संत आ गए? लोग भी पूछेंगे ना, लोग भी तो बहुत चालाक हैं। लोग देखिए, मेरे ख्याल से आप अगर सारे पॉलिटिशियंस को एक कोल्ड्रन में डाल देंगे, उसमें पानी डाल देंगे, उनको बॉयल कर देंगे और फिर उसका जूस निकालेंगे, उस जूस में जितना बुद्धि होगा, एक कॉमन मैन जो रास्ते पे चल रहा है, एक रिक्शा वाला, एक पानी पूरी वाला, उसका ज्यादा बुद्धि है। वो सारा कलेक्टेड पॉलिटिकल बुद्धि से वो पानी पूरी वाला का बुद्धि बहुत ज्यादा होगा। आप कॉमन वोटर ऑफ इंडिया को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। मैं बारंबार बोलता हूँ, वो भगवान है और वो बारंबार ये प्रमाण कर रहा है कि आप खुद को ये मत सोचिए कि यू आर बियॉन्ड एनीथिंग। यू आर नॉट बियॉन्ड एनीथिंग, यू आर आवर सर्वेंट। तो जो लेकिन इस बार पहली बार, चाहे कुछ भी हो, उड़ीसा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे खूब विश्वास किया है और नरेंद्र मोदी के नाम पे
खूब वोट पड़ा है और लोगों का उम्मीदें भी बहुत है इस सरकार के ऊपर। सरकार को खड़ा उतरना पड़ेगा। मेरा Correct. लास्ट क्वेश्चन से दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन बिकॉज ये डेमोक्रेसी में मीडिया हैज गॉट ए बिग रोल एंड रेस्पॉन्सिबल रोल, बट उड़ीसा में जितने मीडिया हाउस है, ये सारा मीडिया हाउस दे आर ओन्ड बाय पॉलिटिकल पीपल। हाउ दे कैन गिव जस्टिस टू डेमोक्रेसी? हाउ ट्रूथ विल रिवेल? डोंट यू थिंक दिस इज अ बिग इशू? इसीलिए तो आपकी बात को गलत प्रमाण करने के लिए मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया। मैं सिर्फ मीडिया में ही रह गया। मेरा कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, ना किसी का सपोर्टर हूँ। जस्ट दीपक जी, आप ही का आर्ग्यूमेंट को गलत साबित करने के लिए मैंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया। आप अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं? जी जी, पर 10 साल तो आप थे ना एमपी बीजेडी का, और आप भी बिकॉज धरित्री जो आप जिसका आप एडिटर है, इट इज ए वेरी क्वाइट ओल्ड एज ओल्ड मीडिया हाउस एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। देयर आर मेनी मीडिया हाउस व्हिच इज ओन्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू ओनली। जी, हाउ द पीपल ऑफ उड़ीसा विल? इसका रीजन है, उड़ीसा में पहले इंडस्ट्री नहीं हुआ करता था। उड़ीसा में लोगों के पास वेयरविथॉल नहीं था, पॉलिटिकल लोगों के पास वेयरविथॉल था। तो एक एक छोटा छोटा प्रेस का मशीन खरीद के लोग पेपर छापना शुरू करते थे। सो फिर उस समय डॉक्टर राधानाथ रहता, हरिकृष्ण महता, और उस समय का जो जर्नलिज्म उड़ीसा में था, दैट वाज वेरी पायस एंड दैट वाज वेरी दिस थिंग। अभी तो जो पिछले 10 साल में आप देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मीडिया हाउस चैनल चला रहे हैं एंड दे आर floating their own narratives and own agenda through their channel. People knows it very well now. So people don't consume that media also. Why do we think people are not intelligent? Korea people are very very intelligent. So they don't consume those medias. Yeah. तो पैसा खर्च करके कोई पेपर निकाल देगा, कोई टीवी चैनल शुरू कर देगा, वो तो कर सकता है, लेकिन उसको देखने के लिए या उसको पढ़ने के लिए तो फिर श्रोता चाहिए ना, ऑडियंस चाहिए। ऑडियंस नहीं है। जी ठीक है। तो आपकी बातों से लगा कि आपने कई चीज़ें हमारा दर्शकों के सामने क्लियर किया, कई चीज़ें आपने छोड़ दिया जनता के ऊपर। और हम आगे आने वाला दिन में भी जब सरकार चलने लगेगा और सरकार की एक्टिविटीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पॉलिसीज, उसके ऊपर हम दोबारा आपसे चर्चा करेंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर हमारे साथ दोबारा जुड़िए। और हमेशा से आप हमको हमारा मैगजीन्स में भी आपने कई बार लिखा है, आपका ओपिनियंस दिया है, और आज भी एक ऐसा समय में आपने अपना वैल्यूबल ओपिनियंस दिया। इसके लिए मैं आपको दिल से स्वागत कर रहा हूँ, कांग्रेचुलेसन कर रहा हूँ, और बहुत बहुत लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेनी थैंक्स टू यू फॉर जर्निंग विद उदय इंडिया। धन्यवाद, धन्यवाद। गॉड ब्लेस। थैंक यू।